हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स लेसन पढ़ रहे थे लोग क्लास 10 के बच्चों के लिए। तो यह जो हमारा आज का वीडियो है वो चौथे लेसन के लिए लेसन 4 जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्था। और इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चौथा लेसन। जिस तरह हमने पहले लेसन को पढ़ा था, फिर हमने दूसरे लेसन, फिर हमने तीसरे लेसन। यदि कुछ छात्र नए हैं जो हमसे अभी अभी जुड़ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा जिसमें इकोनॉमिक्स के प्ले लिस्ट में जाकर आप लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 को बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना चौथा चैप्टर जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। देखिए, चैप्टर का नाम हमारी वित्तीय संस्थाएं और इसी से हम लोग शुरू करते हैं। लोग सबसे पहले है कि वित्तीय संस्था आखिर में कहते किसे हैं। पहले शीर्षक पर आते हैं लोग। हम हर वीडियो के पहले हम लोग शीर्षक को पढ़े हैं लोग। वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं? तो सबसे पहले एक आसान सा सवाल आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान किसे कहते हैं? तो सब कोई बता देगा। वह संस्थान जो हमारे शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करे, यानी कि हमको शिक्षा लेनी है और उस इंस्टीट्यूट में जाकर हमें शिक्षा मिलेगी तो वो संस्था क्या कहलाएगी? शिक्षण संस्थान कहलाएगी। तो वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं जी? बताइए तो। बहुत आसान है। वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए, वह संस्था जो उद्योग चलाने के लिए और व्यवसाय चलाने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। वित्तीय का मतलब क्या हो? वित्त, पैसा, मनी। तो वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो उसे कहते हैं वित्तीय संस्था। बहुत आसान है, आपको केवल 3 वर्ड याद करने हैं: उद्योग, व्यवसाय और आवश्यकता। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड। यही 3 वर्ड से हम इसका आंसर निकालेंगे। और यही 3 वर्ड से केवल इसका नहीं, इन सामने आपके जो 4 को दिख रहे हैं हम लोग चारों का आंसर निकाल लेंगे। बहुत आसान है। वित्तीय संस्था क्या है? संस्था। तो संस्था से शुरुआत करेंगे। वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए हमारी या किसी दूसरे की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो उस संस्था को कहते हैं वित्तीय संस्था। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे नाबार्ड, जैसे सेंट्रल बैंक, जैसे स्टेट बैंक, जैसे सहकारी बैंक। तो ये सारे वे क्षेत्र, वे सारी संस्थाएं हैं जो हमें क्या देती हैं? वित्तीय आवश्यकता पूर्ति करती हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। कहीं कहीं आपसे पूछेगा सरकारी वित्तीय संस्था किसे कहते हैं। अब देखिए, आपको ये याद हो गया? 2 और 3 वर्ड याद करना है, उद्योग, व्यवसाय और वित्तीय संस्था। तो वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकता। अब देखिए इस पर, सरकारी वित्तीय संस्था सरकार द्वारा, किसके द्वारा? सरकार द्वारा स्थापित। केवल आपको ये याद करना है बस, बाकी आंसर आपको याद है पहले से। देखिए कैसे, क्या लगा हुआ है? सरकारी वित्तीय संस्था। ये वित्तीय संस्था तो कॉमन है, तो नया क्या जुटा है इसमें? सरकारी। तो यही हम प्रूफ करेंगे। सरकार द्वारा स्थापित वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो उसे सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। किसके द्वारा स्थापित? सरकार द्वारा स्थापित वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो उसे सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों में बस क्या लग जाएगा? सरकार द्वारा स्थापित। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था, तीसरे पर आते हैं। अर्ध सरकारी किसे कहते हैं? देखिए, भारत के केंद्रीय बैंक, जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन है तो आप याद करेंगे कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो आरबीआई द्वारा संचालित वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए, सेम कंडीशन है, जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। तो सरकारी में सरकार द्वारा, अर्ध सरकारी में आरबीआई द्वारा। अब आते हैं हम लोग चौथे टॉपिक पर, सूक्ष्म वित्तीय संस्था। देखिए, छोटे पैमाने पर गरीब एवं ज़रूरतमंद
परिवार के लिए जो किस आवश्यकता की पूर्ति होगी यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे हमेशा कौन सी आवश्यकता है, तो वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करे। तो सूक्ष्म क्या लिखा है, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, तो छोटे पैमाने पर बहुत कम पैसा गरीब व्यक्ति के लिए और जो ज़रूरतमंद हो, यानी गरीब ज़रूरतमंद के लिए जो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सब नाम आप लोग सुने होंगे। तो अब चारों को एक बार हम रिपीट कर देते हैं। वित्तीय संस्था क्या है, तो वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए हमारे वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे वित्तीय संस्था कहेंगे। सरकारी वित्तीय संस्था क्या लगा है, सरकारी, तो सरकार द्वारा स्थापित वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करे उसे सरकारी वित्तीय संस्था। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था, आरबीआई द्वारा संचालित वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। और सूक्ष्म वित्तीय संस्था छोटे पैमाने पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करे उसे सूक्ष्म, तो सरकारी सरकार द्वारा, अर्ध सरकारी आरबीआई द्वारा और सूक्ष्म वित्तीय संस्था छोटे पैमाने पर। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपना अगले टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए, वित्तीय संस्था में हमने 4 टॉपिक पढ़ लिया, वित्तीय संस्था, सरकारी वित्तीय संस्था और सरकारी वित्तीय संस्था और सूक्ष्म वित्तीय संस्था। अब आते हैं वित्तीय संस्था के कुछ प्रकार पर। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि वह संस्था जो किस काम के लिए, तो आपको 2 वर्ड हम बोले थे याद करने के लिए, 3 वर्ड। पहले तो हमने बोला था कि आप 2 वर्ड याद कीजिएगा, एक याद करेंगे उद्योग और एक याद करेंगे व्यवसाय, और तीसरा वर्ड हम लोग याद करेंगे लोग, कौन सा वर्ड था वो था वित्तीय आवश्यकता। तो ये 3 वर्ड आपको याद करना था, उद्योग, व्यवसाय और वित्तीय आवश्यकता। तो वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए हमारी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे वित्तीय संस्था कहते हैं, जिसके 2 प्रकार होते हैं और इन्हीं दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तर पर। पहला प्रकार है जिसका नाम है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और दूसरा का नाम है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। तो वित्तीय संस्था के कितने प्रकार हो गए, तो 2, एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और एक राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। अब देखिए, फिर वित्तीय संस्था वही बात है, इसके क्या लगा हुआ है, राष्ट्रीय, और इसके क्या लगा हुआ है, राज्य स्तरीय। क्वेश्चन में ही आंसर निकालेंगे हम लोग। देखिए, राष्ट्रीय लगा हुआ है, यानी कि यह जो संस्था है वो मुख्य रूप से किस स्तर पर काम करेगी, तो राष्ट्र स्तर पर। और यह जो संस्था, ये तो खुद कह रहा है कि हम राज्य स्तर पर काम करेंगे, तो यह किस स्तर पर काम करेगा, राज्य स्तर पर। तो राष्ट्र स्तर पर स्थापित, ये याद करना है आपको बस। राष्ट्रीय से बन गया राष्ट्र स्तर पर स्थापित वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल एक पैराग्राफ अगर आप याद कर लेते हैं कि वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करे, आपके 6-7 लघु उत्तरीय एक साथ समाप्त हो जाएंगे। जैसे हमने वित्तीय संस्था में देखा था, जैसे हमने सरकारी में पढ़ा था, फिर हमने अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था में पढ़ा था, फिर हमने सूक्ष्म वित्तीय संस्था में पढ़ा था, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं लोग राष्ट्रीय वित्तीय संस्था में कि राष्ट्र स्तर पर स्थापित वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करती हो उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। अब राज्य स्तर ये क्या है, तो यह भी वही ना होगा कि राज्य स्तर पर स्थापित वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो उसे राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्था या राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहते हैं। तो जो राष्ट्र स्तर पर काम करे वो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, जो राज्य स्तर पर काम करे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। यहाँ से दीर्घ का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के भी मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि वित्तीय संस्था के 2 प्रकार होते हैं, उसी तरह आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के भी 2 ही प्रकार होते हैं। एक का नाम है भारतीय पूंजी बाजार और दूसरे का नाम है भारतीय मुद्रा बाजार। पहले का नाम है भारतीय पूंजी बाजार और दूसरे का नाम है भारतीय मुद्रा बाजार। देखिए, पहला
भारतीय और बाजार, भारतीय और बाजार दोनों में कॉमन है, यानी कि अंतर कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ एक शब्द लगा हुआ है पूंजी और यहाँ एक शब्द लगा हुआ है मुद्रा। तो भारतीय पूंजी बाजार क्या है, तो आपको याद है कि हम लोग जिसका भी आंसर खोज रहे हैं हम लोग इस शुरुआत उसी से कर रहे हैं। तो देखिए वह बाजार जो किस काम के लिए, दो वर्ड आपको पहले से याद कराए हम, उद्योग एवं व्यवसाय के लिए, वह बाजार जो उद्योग और व्यवसाय के लिए केवल और केवल दीर्घकालीन ऋण यानी कर्ज प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। जैसे औद्योगिक विकास बाजार, प्रतिभूति बाजार। तो वह बाजार जो उद्योग और व्यवसाय के लिए केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदान करे उसे भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। तो मुद्रा बाजार क्या होगा कि वह बाजार जो उद्योग और व्यवसाय के लिए दो टाइप के लघुकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करे उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। अब आप लोग को तीन शब्द कंफ्यूज करेगा। दीर्घकालीन क्या है, तो मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। मध्यकालीन क्या है, तो 5 साल, 7 साल, 6 साल, 3 साल। लघुकालीन क्या है, तो 1 साल, 6 माह, 2 साल। ये सब क्या कहलाएंगे, लघुकालीन। तो देखिए आंसर बहुत आसान है, एक तरफ भारतीय पूंजी बाजार, एक तरफ भारतीय मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार किसे कहते हैं, तो वह बाजार जो उद्योग और व्यवसाय के लिए केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदान करे उसे पूंजी बाजार कहते हैं, और वह बाजार जो उद्योग और व्यवसाय के लिए लघुकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करे उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। कन्फ्यूज आपको दो ही वर्ड करेंगे कि कौन सा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करेगा और कौन सा लघुकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करेगा। बस देखिए आसान है कि दो वर्ड आपको नया जो दिख रहा था, एक में पूंजी लगा है और एक में मुद्रा लगी है। सोचने वाली बात है कि अगर हम कहें कि विकास के पास पूंजी है, यानी विकास के पास बहुत सारा पैसा है, और कोई कहे विकास के पास मुद्रा है, तो कोई जब दोनों वर्ड में कुछ अंतर आपको दिखेगा। पूंजी है कह रहे हैं तो ऐसा आपको लगेगा उसके पास बहुत सारा पैसा है, और मुद्रा कह रहे हैं जिसका मतलब कि कुछ पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है। तो देखिए यानी कि बहुत सारी पूंजी का मतलब दिमाग में आ रहा है कि बहुत सारा पैसा, तो बहुत सारा पैसा वाला व्यक्ति किसे ऋण देगा, कैसा लोन देगा, दीर्घकालीन। अब मुद्रा का मतलब दिमाग में आ रहा है कम पैसा, तो कम पैसा वाला व्यक्ति कैसा लोन देगा, कुछ समय के लिए लोन देगा, लघुकाल या मध्यकाल के लिए। तो हमारा यह कन्फ्यूजन यहीं पे दूर हो जाएगा कि पूंजी यह थोड़ा वेटेड शब्द है, इसे लगता है कि बहुत सारा पैसा, तो यह कैसा लोन देगा, दीर्घकालीन। मुद्रा थोड़ा सा लो वर्ड है, तो यह कैसा लोन देगा, तो लघुकालीन और मध्यकालीन। आसान है, बाकी आपको सब आसान है, पहले से याद है कि वह बाजार जो उद्योग और व्यवसाय के लिए केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदान करे उसे पूंजी बाजार, जो उद्योग और व्यवसाय के लिए लघुकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करे उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। तो अब तक हमने इस टॉपिक में 3 वर्ड पढ़े। वह संस्था जो उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करे, वित्तीय संस्था के 2 प्रकार, एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और एक राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। वह संस्था जो राष्ट्र स्तर पर उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करे उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, और वह संस्था जो राज्य स्तर पर उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करे उसे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहते हैं। भारतीय पूंजी बाजार जो केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, और भारतीय मुद्रा बाजार जो लघुकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है, जिसमें स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बहुत सारे बैंक आ जाएंगे। इसमें प्रतिभूति बाजार, शेयर बाजार, औद्योगिक विकास बैंक आ जाएंगे, और इसमें वाणिज्य बैंक आ जाएंगे। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है, तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ से शुरू किया, फिर हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्था पढ़ाएं, फिर इसके दोनों प्रकार पढ़े, यानी कि अब हमारा टॉपिक क्या बच गया, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था और इसके प्रकार। बोर्ड साफ करके फिर से इसे शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। स्थान जो हम लोग पढ़ रहे थे लोग, आपको अभी याद है कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और उसके 2 प्रकार हमने पढ़ लिए, एक भारतीय मुद्रा बाजार, एक भारतीय पूंजी बाजार। अब हम आते हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान पर। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि वित्तीय संस्थान के 2 प्रकार होते हैं, एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जिसका एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। हम लगाते हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान पर। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान के भी 2 ही प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है उसका नाम है संस्थागत, और दूसरा जो होता है उसका नाम है गैर संस्थागत। अर्थात
संस्थागत वित्तीय स्रोत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत, ये दोनों किसके प्रकार है? तो राज्य स्तरीय। सबसे पहले हम लोग छोटे टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि है गैर संस्थागत। देखिए गैर संस्थागत अर्थात प्राइवेट, जो गैर सरकारी हो, जैसे सेठ, साहूकार, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार, महाजन, ये सारे वे लोग हैं जो हमें कर्ज की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन ये हमें कर्ज की सुविधा प्रदान तो करते हैं परंतु ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है अर्थात गैर सरकारी है। तो गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण बताइए तो सेठ, साहूकार, दोस्त, व्यापारी, महाजन, ये सारे होंगे। एक क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में ज़्यादातर रिपीट किया जाता है, पूछा था निम्न में से कौन गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है, और आपके ऑप्शन में रहेगा महाजन। तो महाजन को आप प्योर रट लीजिएगा कि गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण कौन है, तो वो है महाजन। अब हम लोग आते हैं संस्थागत वित्तीय स्रोत पर। इसको थोड़ा हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा, यह हमारे दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन भी है, गैर संस्थागत के बाद संस्थागत पर। देखिए सबसे पहला, इसे आप लोग इसलिए भी याद कीजिएगा क्योंकि यह हमारे दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले संस्थागत वित्तीय स्रोत, क्वेश्चन आएगा कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत या संस्थान के उदाहरण बताइए या कार्य बताइए। सबसे पहला है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। देखिए इससे आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव याद करेंगे कि बिहार में सहकारी बैंक की कितनी शाखाएं हैं, अर्थात कितने ब्रांचेज हैं। तो बिहार में सहकारी बैंक की कितनी शाखाएं हैं, तो वो है 25। बिहार में सहकारी बैंक की कितनी शाखाएं हैं? 25। सहकारी बैंक के कार्य क्या है? देखिए सहकारी बैंक राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्रामीण या प्रखंड स्तर पर अल्पकालीन यानी कि 6 माह या साल भर के लिए, मध्यकालीन यानी कि 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए, या फिर दीर्घकालीन 5 से 10 या 15 साल के लिए कर्ज की सुविधा प्रदान करता है। तो सहकारी बैंक में हमें 2 ही चीज़ याद करनी है। सहकारी बैंक की कितनी शाखाएं हैं? 25। और सहकारी बैंक के कार्य क्या है? तो सहकारी बैंक राज्य स्तर, उससे नीचे जिला स्तर, उससे नीचे प्रखंड या ग्रामीण स्तर पर अल्पकालीन कुछ समय के लिए, मध्यकालीन उससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी 2, 3 या 5 साल के लिए, और दीर्घकालीन एक लंबे समय के लिए ऋण अर्थात कर्ज की सुविधा प्रदान करता है और यह एक सरकारी संस्था है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पर, प्राथमिक सहकारी समिति। देखिए आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम होता है कृषि क्षेत्र। तो देखिए प्राथमिक सहकारी समिति का काम क्या है? तो प्राथमिक सहकारी समिति कृषि के क्षेत्र में और कैसा कर्ज प्रदान करती है, तो यह एक अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करती है। तो प्राथमिक सहकारी समिति के कार्य बताएं तो प्राथमिक से आपको याद होगा कृषि, तो प्राथमिक सहकारी समिति कृषि के क्षेत्र में और वो भी अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करती है। भूमि विकास बैंक तीसरा और बहुत आसान। देखिए भूमि विकास बैंक क्या करता है, किसान जो खेत में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं या फिर जिनके पास खुद की ज़मीन हो, तो किसान की भूमि को यह गिरवी रख लेता है अर्थात जमानत के तौर पर गारंटी के लिए रख लेता है, और तब जाकर यह दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि एक लंबे समय के लिए कर्ज की सुविधा अगर आपको चाहिए तो आपको यानी कि किसान को अपनी ज़मीन यानी कि भूमि गिरवी रखनी पड़ेगी, क्योंकि नाम ही है क्या, भूमि विकास बैंक। तो सबसे पहले हम इस 3 को रिकॉल करते हैं यानी कि दोहराते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा सहकारी बैंक अर्थात कोऑपरेटिव बैंक, जिसके बिहार में कुल कितनी शाखाएं हैं, तो 25। सहकारी बैंक के काम क्या है, तो सहकारी बैंक राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्रामीण या प्रखंड स्तर पर अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा हमने पढ़ा प्राथमिक सहकारी समिति, यह कृषि के क्षेत्र में केवल अल्पकालीन। अब अल्पकालीन क्यों? देखिए
हम लोग खेती करते हैं, लोग तो दीर्घकाल के लिए खेती करते हैं कि एक टर्म के लिए, एक माह माने एक सीजन के लिए, एक साल के लिए, 6 माह साल भर, यानी कि एक टर्म में हम खेती करते हैं। तो हमें पैसा कितने समय के लिए चाहिए? अल्पकाल के लिए, ताकि हम एक बार में कोई फसल, जैसे हम गन्ना बोते हैं तो हमें कर चाहिए, गन्ना के में जितना खर्च लग रहा है तो हम एक टर्म में गन्ना बोएंगे, फिर अगले साल उसको बेच कर फिर पैसा लेकर तो अल्पकालीन ऋण देगा। भूमि विकास बैंक नामे से लग रहा है किसान की भूमि को गिरवी रखेगा और दीर्घकालीन कर्ज प्रदान करेगा। व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक बैंक वे सारे बैंक है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, बहुत सारे बैंक। यह ग्राहकों को अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। अन्य बैंकिंग सुविधाएं का मतलब हो गया कि जैसे एक कस्टमर को पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, एटीएम लेना हो, ये सारे काम हम कहाँ से कर सकते हैं? तो व्यवसायिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक के माध्यम से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देखिए सबसे पहले इसमें हमें लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव याद करने पड़ेगा। 2 अक्टूबर 1975, ये डेट आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है, जिसकी पूरे भारत में 196 शाखाएं यानी कि ब्रांचेज हैं। ठीक, तो शाखा से हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा। सहकारी बैंक की कितनी शाखाएं हैं? तो 25, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कितनी शाखाएं हैं? तो 196, 196। अब देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, या बिहार में पूछ रहा है तो 25, या पूरे राष्ट्र में पूछ रहा है तो 196, तो बिहार में कम, देश में ज़्यादा, या फिर इसका नाम थोड़ा सा छोटा है और इसका नाम बहुत बड़ा है। तो छोटे वाले बैंक जिसका नाम है उसमें 25 शाखाएं, और बड़ा वाला जिसका नाम है उसकी 196 शाखाएं हैं। याद हो गया ऑब्जेक्टिव। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को, और कितनी शाखाएं हैं? तो 196। देखिए यह छोटे किसान, अर्थात जिनके पास ज़मीन कम हो, पूंजी कम हो, भूमि कम हो, या फिर सीमांत किसान, वे किसान जो किसी बॉर्डर एरिया में खेती करते हो, किसी ऐसे इलाके में खेती करते हो जो किसी देश की सीमा से सटा हो, या फिर मजदूर कम, या फिर एसएचजी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ऋण की सुविधा अर्थात कर्ज की सुविधा प्रदान करता है। तो आप याद रखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को 196 शाखाएं हैं जो छोटे किसान, सीमांत किसान, मजदूर या एसएचजी की महिलाओं को ऋण की सुविधा प्रदान करता है। अंत में है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य काम है 2 ही चीज़ का विकास करना। एक यह कृषि के विकास के लिए कर्ज देता है और एक यह ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव के विकास के लिए कर्ज की सुविधा प्रदान करता है। तो नाबार्ड के काम बताइए। तो नाबार्ड कृषि और गांव के विकास के लिए कार्य करती है। तो अब तक हमने संस्थागत, राज्य स्तरीय संस्थागत में 6 टॉपिक देखा। सहकारी बैंक से ऑब्जेक्टिव हमने याद किया कितनी शाखाएं हैं? 25। सहकारी बैंक का काम राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्रामीण स्तर पर अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करता है। प्राथमिक सहकारी समिति कृषि के क्षेत्र में ऋण प्रदान करती है और वो भी अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए। भूमि विकास बैंक किसान की भूमि को गिरवी रखता है और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है जैसे पैसा जमा करना, कर्ज लेना इत्यादि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी जिसकी वर्तमान में 196 शाखाएं हैं। यह छोटे किसान, सीमांत किसान, मजदूर या एसएचजी की महिलाओं को कर्ज की सुविधा प्रदान करते हैं। और नाबार्ड जो 1982 में स्थापित हुआ यह गांव के विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए काम करता है। बोर्ड मिटाकर हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं।